Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is पिग्मैलियन बाय G.B. शॉ। G.B. शॉ एक ग्रेट प्लेराइट हैं। इनके वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। पिग्मैलियन के लिए नहीं मिला था, वो मिला था सेंट जोन्स के लिए। तो आज हम पिग्मैलियन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमेशा की तरह हम सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा प्रोफेसर हेनरी हिगिंस। ये फोनेटिक्स के प्रोफेसर हैं, मतलब फोनेटिक्स मतलब ध्वनि शास्त्र। इनकी माँ का नाम है मिसेस हिगिंस। इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है वो हमारी कहानी की हीरोइन है एलिजा डूलिटिल। एलिजा डूलिटिल के फादर का नाम है अल्फ्रेड डूलिटिल। इसके अलावा एक बहुत अहम किरदार है कर्नल पिकरिंग का, ठीक है। इसके अलावा ये तीन और मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मिसेस आइंसफोर्ड हिल, इनके बेटी का नाम है क्लैरा आइंसफोर्ड और इनके बेटे का नाम है फ्रेडी आइंसफोर्ड। प्रोफेसर हिगिंस की एक हाउसकीपर है जिनका नाम है मिसेस पेयर्स। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं, बहुत कम ही कैरेक्टर हैं, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कि स्टॉर्मी नाइट से, यानी कि एक तूफ़ानी रात, जहाँ कोवेंट गार्डन, इंग्लैंड में कोवेंट गार्डन नाम की एक जगह है, वहाँ पर लोग इस बारिश से बचने के लिए एक बरामदे में खड़े हो जाते हैं। अब इन लोगों में ये एक पूरी फैमिली भी है, मतलब मिसेस आइंसफोर्ड, इनकी बेटी क्लारा और उनका बेटा फ्रेडी। अब ये दोनों माँ बेटी फ्रेडी से बोलती हैं टैक्सी लाने के लिए कि जाओ टैक्सी लेकर आओ। तो बेचारा फ्रेडी तेज़ बारिश में टैक्सी लेने चला जाता है, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो उसे कहीं भी टैक्सी नहीं मिलती। तो वो वापस आता है तो उसकी बहन और उसकी माँ उसे बहुत फटकारते हैं कि तुमने ठीक से देखा ही नहीं होगा, जाओ फिर से ढूंढो और बिना टैक्सी के वापस मत आना। तो फ्रेडी जैसे ही जा रहा होता है दोबारा से टैक्सी लेने के लिए, वो एक लड़की से टकराता है जिसका नाम होता है एलिजा डूलिटिल। वो लड़की फूल बेच रही होती है, मतलब एक फूल बेचने वाली लड़की होती है। तो जैसे ही फ्रेडी उससे टकराता है तो उसके सारे फूल गिर जाते हैं। वो एलिजा डूलिटिल जो थी वो एक लो क्लास लड़की थी, और जब उसके फूल गिर जाते हैं तो वो इस लड़के पर बड़बड़ाती है कि तुमने मेरे सारे फूल गिरा दिए, लेकिन फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी जिसका नाम कर्नल पिकरिंग है वो आता है एलिजा के पास उससे फूल खरीदने के लिए। कर्नल पिकरिंग एलिजा से फूल खरीद रहे ही होते हैं कि तभी एक स्ट्रेंज आदमी आता है और वो एलिजा से आकर बोलता है कि वहाँ दूर पर कोई आदमी खड़ा है जो तुम्हारे हर एक मूवमेंट को नोट कर रहा है, मतलब तुम जो भी बोल रही हो उसे वो लिख भी रहा है। तो एलिजा बेचारी डर जाती है, क्योंकि वो एक लो क्लास लड़की थी। उसे लगा शायद यहाँ पे मैं फूल बेच रही हूँ तो ज़रूर ये कोई पुलिस वाला है जो मुझे यहाँ फूल बेचने से रोकने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, पर वो कोई पुलिस वाला नहीं होता है। दरअसल ये जो आदमी होता है ना, इसका नाम होता है प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, और मैंने बताया था ये किस चीज़ के प्रोफेसर हैं, ये हैं फोनेटिक्स के प्रोफेसर, ठीक। तो और जब ये लोगों को नोटिस करता है तो सब जो जिन भी लोगों को देखता है उनके बारे में अपनी एक डायरी सी थी उसमें लिखता जा रहा था। तो बाकी लोग भी नोटिस करते हैं कि ये आदमी कर क्या रहा है। तो कुछ आदमी इसके पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो वो उसका तो जवाब नहीं देता, यानी ये जो प्रोफेसर है उसका जवाब तो नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि तुम लोग कहाँ से बिलोंग करते हो। मतलब जो आदमी उससे पूछ रहे थे उन्हीं को बताता है कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ पर रहते हो। इस तरीके से जैसे लगता है कि वो प्रोफेसी कर रहा है, कुछ आगे के बारे में और बताने वाला है। तो ये सब सुनकर लोगों को बड़ी हैरत होती है कि ये आदमी तो सबके बारे में बता रहा है। तो सब लोग इसे और भी चीज़ें पूछने लगते हैं अपने पास्ट के बारे में। फिर ये आदमी उस फूल बेचने वाली लड़की के बारे में भी बताता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करती है। तो सबको इंटरेस्ट सा आने लगता है, क्योंकि बारिश हो ही रही थी, कोई कहीं जा रहा नहीं था, तो सब इसके पास इकट्ठा इसकी बातें सुन रहे होते हैं। इसके बाद ये जाता है, प्रोफेसर हिगिंस जाता है मिसेस आइंसफोर्ड फैमिली के पास, जहाँ पर मिसेस आइंसफोर्ड और उनकी बेटी क्लैरा खड़े हैं, और उनसे कहता है कि मैं आप लोगों के बारे में भी बता सकता हूँ कि आप लोग कहाँ से हैं। तो मिसेस आइंसफोर्ड की जो बेटी होती है क्लैरा, वो उससे कहती है कि हमने तुमसे पूछा है क्या कि हमें बताओ। तो इस तरीके से ये मना कर देती है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी मत बताओ। तभी बारिश क्या होती है, थोड़ी धीमी हो जाती है, रुक जाती है, और ये लोग यानी ये दोनों माँ बेटी एक टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। फ्रेडी बेचारा अभी तक नहीं आया है, वो अभी भी टैक्सी ढूंढने में लगा हुआ है, और ये माँ बेटी वहाँ से चले गए। और
इतना सब कुछ जो हो रहा था, मतलब प्रोफेसर हिगिंस जो भी सबको बता रहे थे, तो कर्नल पिकरिंग उसको बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। क्योंकि बारिश रुक गई थी तो एक एक करके सब लोग वहाँ से जा ही रहते हैं। अब पहुँचते हैं कर्नल पिकरिंग इसके पास और इससे पूछते हैं कि आप सबके बारे में कैसे बता लेते हैं। तब वो बताता है कि मैं फोनेटिक्स जानता हूँ, ठीक है, और लोगों के बोलने के तरीके से मैं बता सकता हूँ कि वो इंसान कहाँ का रहने वाला है। तो कर्नल पिकरिंग हिगिंस को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दरअसल कर्नल पिकरिंग भी लिंग्विस्टिक ही थे, मतलब वो भी लैंग्वेज से ही रिलेटेड उनका भी काम था, वो भी भाषा ज्ञान का ही अध्ययन कर रहे थे। तो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का काम एक ही होता है और ये डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग साथ में डिनर करेंगे। उसके बाद ये दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर जो वो लड़का था ना फ्रेडी, टैक्सी लेने के लिए, वो बेचारा ढूंढ ढांड के टैक्सी लेकर आता है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन तो पहले ही जा चुके हैं। तो अब उस टैक्सी में एलिजा डू लिटिल बैठती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे विम्पोल स्ट्रीट नाम की जगह पर जो प्रोफेसर हिगिंस हैं, ठीक है, ये अपनी लेबोरेटरी में कर्नल पिकरिंग के साथ बैठे हुए हैं। मैंने बताया था ना इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। और हाँ, वहाँ बरामदे में एक और बात हुई थी कि जब ये दोनों बात कर रहे थे, प्रोफेसर हेनरी और कर्नल पिकरिंग, फोनेटिक्स के बारे में, तो उन बातों को एलिजा डूलिटिल ने भी सुना था। ठीक, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये लोग बैठे हुए हैं कहाँ? प्रोफेसर हेनरी हिगिंस के लेबोरेटरी में। तभी मिसेस पेयर्स वहाँ पर आती हैं। कहाँ? प्रोफेसर हिगिंस के पास, और कहती हैं कि बाहर कोई एक लड़की आई है जो आपसे मिलना चाहती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिजा ही होती है। तो हिगिंस कहता है कि ठीक है, भेज दो उसे यहाँ। वो लड़की आकर कहती है कि मैं भी फोनेटिक्स सीखना चाहती हूँ, मतलब मैं भी ध्वनि विज्ञान सीखना चाहती हूँ। किससे कहती है? प्रोफेसर हिगिंस से। और वह ऐसा क्यों करना चाहती थी? वो चाहती थी कि जब उसकी क्या कहते हैं, आवाज़ सुधर जाएगी, उसकी जब बोली सुधर जाएगी, तो उसे एक अच्छी खासी फ्लावर शॉप पे जॉब मिल सकती है। क्योंकि मैंने बताया ना वो बहुत ही लो क्लास है, तो उसके बोलने का तरीका भी काफ़ी लो क्लास था। तो वो अपनी लैंग्वेज को सुधारना चाहती थी ताकि वो बड़े लोगों से भी कॉन्टैक्ट करके उनको अपने फ्लावर्स बेच सके, ठीक है। तो वो प्रोफेसर हिगिंस से बोलती है कि मैं भी फोनेटिक्स सीखना चाहती हूँ, और मैं ऐसे नहीं सीखूंगी, मैं इसके लिए आपको आपकी फ़ीस भी दूंगी, मैं आपको 1 शिलिंग दूंगी। तो इस पर हिगिंस उसका खूब मजाक उड़ाता है। वो कहता है, देखा कर्नल साहब, ये लड़की मुझे फ़ीस देगी, इसमें इतनी, इसके पास है भी इतना पैसा कि ये मुझे फ़ीस देगी। और हिगिंस उसे काफ़ी भारी फ़ीस बताता है कि मेरी ये फ़ीस है, जिससे एलिज़ा रोने लगती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ़ीस पे नहीं कर सकती थी। लेकिन वो एक तरीके से मजाक कर रहा होता है, और रोते रोते एलिज़ा क्या करती है, अपनी आस्तीनों से अपने आंसू पोंछने लगती है। तो हिगिंस उसको अपना रुमाल देता है, कहता है कि इससे अपने आंसू पोंछो, एक अच्छी नोबल लेडी बनने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें सीखनी होंगी। और जो प्रोफेसर कर्नल होते हैं ना, उनको इस लड़की पर थोड़ी सी दया सी आ जाती है। वो हिगिंस से बोलते हैं कि तुम ये जो सीखना चाहती हो उसे सिखाओ, और इसके लिए मैं तुम्हें पे कर दूंगा, लेकिन क्या तुम इसे सिखा पाओगे? मतलब ये इतनी लो क्लास फैमिली से आई हुई लड़की है, क्या तुम इसे एक नोबल लेडी बना पाओगे? तो हिगिंस के लिए ये एक चैलेंज होता है। तो हिगिंस कहता है मैं बिल्कुल बना लूँगा। तो कर्नल पिकरिंग कहते हैं ठीक है। 6 महीने के बाद एक एम्बेसडर पार्टी होने वाली है, और उस पार्टी के लिए इस लड़की को तैयार करो। मतलब उस पार्टी में इस लड़की को हम नोबल लेडी की तरह प्रेजेंट करेंगे। और अगर वहाँ के लोगों ने इसे नहीं पहचाना, मतलब ये नहीं पहचाना कि ये एक लो क्लास लड़की है, तो मतलब कि तुम अपने काम में पूरी तरह सक्सेसफुल हो। तो हिगिंस भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि 6 महीने में मैं इस लड़की को बिल्कुल डचेस की तरह बना दूंगा। डचेस मतलब एक प्रिंसेस की तरह, कोई भी इसे नहीं पहचान पाएगा कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। ये बिल्कुल राजकुमारी की तरह होगी, और कोई भी इसे नहीं पहचान पाएगा। तो हिगिंस क्या करता है, अपनी मेड मिसेस पेयर्स को बुलाता है और कहता है सबसे पहले इस लड़की को लेकर जाओ। किसे? एलिजा डूलिटिल को। पहले तो ये इतनी गंदी दिख रही है, पहले इसे को नहाएं और इसके कपड़े वगैरह चेंज करो। ज़रा इसको नोबल क्लास की लैंग्वेज, हम लोग इसको नोबल क्लास की लैंग्वेज सिखाने वाले हैं, नोबल क्लास की मैनर्स सिखाने वाले हैं। मतलब नोबल क्लास मतलब हाई सोसाइटी।
कि जो हाई सोसाइटी, हाई क्लास के लोग होते हैं वो कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, सारी टिक्विटीज़ इसको सिखाएंगे। तो मिसेस पियर्स उसे लेकर चली जाती हैं उसको चेंज करवाने के लिए। तभी वहाँ पर एलिज़ा का जो फादर है अल्फ्रेड डूलिटिल वो आता है, ठीक है? और आते ही हिगिंस पर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि मैंने सुना है तुम मेरी बेटी को यहाँ लेकर आए हो, कहाँ है मेरी बेटी बताओ? तो हिगिंस कहता है कि वो ऊपर वाले कमरे में है, ठीक है ले जाओ अपनी बेटी को। तो अल्फ्रेड बोलता है मैंने ये कब बोला कि मैं उसे ले जाने आया हूँ? दरअसल ये जो अल्फ्रेड था ना, ये एक नंबर का शराबी आदमी था। तो वो यहाँ बेसिकली उसका इंटेंशन ये था कि उसे शराब के लिए थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। तो हिगिंस उसे 5 पाउंड दे देता है और पैसे लेकर जब वो वापस जा रहा होता है तो रास्ते में अपनी बेटी से टकरा जाता है, जो कि बिल्कुल साफ-सुथरी है। मतलब मिसेस पियर्स ने उसे बिल्कुल नए कपड़े देकर बिल्कुल साफ-सुथरा बना दिया था। तो वो इतनी अच्छी लग रही थी, वो अपनी बेटी से जैसे ही टकराता है तो वो उसे पहचान भी नहीं पाता और उससे बोलता है सॉरी मैम, और सॉरी मैम कह के वो चला जाता है। जैसे ही वो जाता है तो सब लोग, बाकी लोग जो खड़े थे वो इतने हैरान हो जाते हैं कि ये अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पा रहा है। मतलब ये नहीं पहचान पा रहा है उसका खुद का बाप एलिज़ाबेथ नहीं था, नाम उसका एलिज़ा था। तो एलिज़ा ने तो अभी सिर्फ कपड़े ही चेंज किए हैं। जब इसको साउंड्स और लैंग्वेज सिखा दी जाएगी, मैनर्स सिखा दिए जाएंगे तो कोई दूसरा इसे क्या पहचानेगा। फिर काम शुरू होता है एलिज़ा को बदलने का। मतलब हिगिंस एलिज़ा को नोबल क्लास की स्पीच, उनके मैनर्स, उनके तौर तरीके सिखाने लगता है और एलिज़ा ये सब कुछ बहुत ही जल्दी से सीख भी लेती है। तो अब बारी आती है एलिज़ा के टेस्ट की, यानी चेक करना था कि एलिज़ा ने जो चीज़ें सीखी हैं हिगिंस उसमें किस हद तक सक्सेसफुल है। तो अब हिगिंस जाता है अपनी माँ के घर, यानी मिसेस हिगिंस के घर जाता है। ज़्यादातर वो अपनी लेबोरेटरी में रहता था, तो वो जाता है अपनी माँ के घर। जैसे ही वो अपने माँ के घर पहुँचता है तो इसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? अभी कुछ देर के बाद मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के सामने आओ। तो तभी हिगिंस उसे बताता है कि माँ, एक लड़की है। तो उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है, उसे लगता है कि शायद ये शादी करने वाला है, पर ऐसा होता नहीं है। वो आगे बताता है कि एक लड़की है जो बहुत ही लो क्लास की थी और मैंने उसको हाई सोसाइटी के सारे मैनर्स सिखाए हैं, बोलना सिखाया है। तो आज उसका टेस्ट है। मतलब जो तुम्हारे मेहमान आने वाले हैं उनके सामने मैं उसे प्रेज़ेंट करूँगा। आप मुझे बताना कि वो हाई क्लास लेडी की तरह बिहेव कर रही है या नहीं। तो उसकी माँ मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है, भेज दो। कुछ देर के बाद मेहमान आते हैं। अब मेहमानों में कौन आता है? ये फैमिली, ठीक है? मिसेस आइंसफोर्ड, उनकी बेटी और उनका बेटा फ्रेडी, ये लोग वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर एलिज़ा डूलिटिल को भी भेजा जाता है, भाई सब लोग साथ में बैठते हैं। तो वो बिल्कुल, यानी एलिज़ा बिल्कुल वैसा ही बिहेव करती है, कोशिश करती है वैसा ही करने की जैसा कि हिगिंस ने उसे सिखाया था। बिल्कुल वेल क्लास फैमिली, लेकिन उसमें थोड़ी-थोड़ी कमी होती है। मतलब बात करते-करते वो अपने लो लेवल में कहीं न कहीं बार-बार चली जाती है। उसने अभी सब कुछ इतने अच्छे से नहीं सीखा था। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अजीब बिहेव करती है। लेकिन जो फ्रेडी होता है ना, वो थोड़ा-थोड़ा एलिज़ा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसके बाद खाना-वाना होता है, सब चले जाते हैं। तो हिगिंस अपनी माँ से आकर पूछता है कि उस लड़की ने कैसा बिहेव किया। हिगिंस की माँ हिगिंस को बताती है कि अभी उस लड़की ने बिल्कुल वेल मैनर्ड लेडी का बिहेव नहीं किया है। मतलब उसमें अभी कमी है, उसे सारे मैनर्स ठीक से नहीं आए हैं। तो हिगिंस उस पर दोबारा काम करना शुरू करता है। अभी 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए थे, ठीक है? तो हिगिंस की माँ लेकिन एलिज़ा के लिए थोड़ी चिंतित हो जाती है। वो कहती है कि तुम लोग इसे हाई क्लास मैनर सिखा तो दोगे, लेकिन हाई क्लास जैसी लाइफ़ कहाँ से दोगे? मतलब जब ये सीख जाएगी उसके बाद इसके लिए फूल बेचना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो हिगिंस इस बात की कोई टेंशन नहीं लेता है। वो सोचता है कि उसे किसी अच्छी जगह काम दिलवा दिया जाएगा और उसकी लाइफ़ स्मूथली चलेगी। या तो किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाएगी और उसकी लाइफ़ सेट हो जाएगी। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब हिगिंस वहाँ से चला जाता है। अब कुछ महीने के बाद एलिज़ा का फिर से टेस्ट होना था। मतलब कि 6 महीने हो चुके थे और जो कर्नल पिकरिंग है उन्होंने जो पार्टी बोली थी वो पार्टी थी जहाँ पर एलिज़ा को भेजा जाना था।
अब एलिज़ा वहाँ गई और वहाँ पर उसने बिल्कुल वेल मैनर्ड बिहेव किया। हालाँकि इस पार्टी को स्टेज पर परफ़ॉर्म करके नहीं दिखाया गया है, मतलब कि ये जो प्ले परफ़ॉर्म हुआ था वहाँ पर इस पार्टी का सिर्फ़ ज़िक्र है, इसे स्टेज पर परफ़ॉर्म करके नहीं दिखाया गया। इस पार्टी में एलिज़ा ने खुद को प्रूव कर दिया कि वो एक नोबल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती है। इस बात से हिगिंस और कर्नल को बहुत खुशी होती है, स्पेशली हिगिंस को तो बहुत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग थी उसमें वो सक्सेसफुल रहा था। तो ये लोग वहाँ पे शराब-वराब पीते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब एलिज़ाबेथ को ये पता चलता है कि हिगिंस उसको इसलिए सिखा रहा था क्योंकि हिगिंस की और कर्नल पिकरिंग की शर्त लगी थी, तो इस बात से एलिज़ा बहुत हर्ट होती है। और क्योंकि एलिज़ा कहीं न कहीं हिगिंस की तरफ थोड़ा-सा अट्रैक्ट हो चुकी थी, ठीक है? दोस्तों, मैं एलिज़ा को बार-बार एलिज़ाबेथ बोल रही हूँ, सो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टोरीज़ में नाम एलिज़ाबेथ रहता है, वो ज़्यादा कॉमन नाम है। शायद मैंने गलती से एलिज़ाबेथ बोल दिया है, तो डोंट बी कन्फ्यूज़्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एलिज़ा, ओके? तो एलिज़ा को ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लगती है कि वो हिगिंस के मुँह पर चप्पल फेंक के मारती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम बहुत सेल्फ़िश हो, तुमने अपने मतलब के लिए मुझे बदला, अब मेरा क्या? मैं तो कहीं की भी नहीं रही, ना ही मैं वापस फूल बेच सकती हूँ और ना ही मैं नोबल क्लास फैमिलीज़ में जा सकती हूँ। तो हिगिंस उसे सजेस्ट करता है कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर सकती हो और फिर तुम्हारी लाइफ़ सेट हो जाएगी। एलिज़ाबेथ ने जो भी ज्वेलरी पहनी थी ना, वो सब कुछ हिगिंस ने उसे दी थी, वो उसे वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हिगिंस भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, मिसेज़ हिगिंस के पास, और कहता है कि एलिज़ा तो भाग गई है। तो उसकी माँ कहती है, अगर भाग गई है तो क्या करना है? वो कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी तो थी नहीं, और अगर चली गई है तो जाने दो, उससे तुम्हें क्या करना है? तभी वहाँ पर एलिज़ा का फ़ादर आता है। कौन? अल्फ्रेड डूलिटिल। वो आता है और वो आकर हिगिंस पे बहुत चिल्लाता है। इसलिए नहीं चिल्लाता कि उसकी बेटी मिसिंग है, वो तो उसको पता ही नहीं है। वो दरअसल वो चिल्लाता इसलिए है कि हिगिंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है। दरअसल कुछ समय पहले हिगिंस ने उसे इंग्लैंड का एक मॉरलिस्ट बोल दिया था, तो एक बहुत बड़े आदमी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अल्फ्रेड डूलिटिल के नाम कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना अमीर हो गया, पैसे वाला हो गया, तो इसे चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है, इसे तो खुश होना चाहिए। दरअसल जब इसके पास पैसा नहीं था ना, तो ये बहुत फ्री रहता था, इसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। तो इसे जो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए रहता था, वो इधर-उधर से माँग के काम चल जाता था और ये शराब पीता था। अब इसके ऊपर इतने सारे पैसों की ज़िम्मेदारी आ गई, जो उसे नहीं चाहिए थी, और ये सब कुछ हुआ था हिगिंस की वजह से। इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि अब सब लोग अल्फ्रेड डूलिटिल से पैसे माँगते रहते थे। मतलब इससे पैसे, उधार पैसे अब इससे माँगने लगे थे, तो ये बहुत इरिटेट होता था। तो इसे ये वाली ज़िम्मेदारी वाली लाइफ़ नहीं चाहिए थी। ख़ैर जो भी हो, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि एलिज़ाबेथ कहीं नहीं गई थी, बल्कि वो हिगिंस की माँ के पास ही थी, ऊपर वाले कमरे में। तो हिगिंस की माँ बोलती है कि तुमने उसे इतना बुरा ट्रीट किया, इतना रूड बिहेव किया, वो उस बेचारी मासूम सी लड़की के साथ, उसने कितना कुछ सहा है तुम्हारे साथ। तो हिगिंस कहता है, उसने सहा है? मैंने तो उसकी लाइफ़ बना दी, मैंने उसे एक नोबल लेडी बना दी, नोबल क्लास की लड़की बना दिया मैंने उसे। उसके बाद अब तक एलिज़ा भी वहाँ उतर के आ जाती है और सबसे पहले तो वो पिकरिंग को थैंक यू बोलती है, क्योंकि प्रोफेसर हेनरी हिगिंस और पिकरिंग के साथ रह के सिर्फ पिकरिंग ही ऐसा था जो उसके साथ वेल बिहेव करता था, अच्छा बिहेव करता था, अच्छे से बोलता था, जबकि हिगिंस एलिज़ा को अपना एक काम का टूल समझता था। वो उसे एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट ही नहीं करता था, उसे बस ये लगता था कि ये एक मूर्ति है जिसे मुझे सही से तराश के बनाना है, वो उसको एक सामान समझता था। तब तभी पता चलता है कि जो अल्फ्रेड डूलिटिल होते हैं, यानी कि एलिज़ा के जो फादर होते हैं, दरअसल वो दूसरी शादी कर रहे होते हैं, इसलिए वो एलिज़ा को लेने आए थे। तो एक-एक करके सब लोग उनके साथ चले जाते हैं और स्टेज पर सिर्फ 2 लोग बचते हैं। कौन? एलिज़ा और प्रोफेसर हिगिंस। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हेनरी हिगिंस और एलिज़ा, अब ये दोनों हीरो हीरोइन टाइप हैं, अब इनकी शादी हो जाएगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। तो जब सब चले जाते हैं और ये दोनों बचते हैं, तो हिगिंस बोलता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं किसी के लिए खुद को बदल नहीं सकता, लेकिन तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन जो एलिजा होती है, जो कि अब एक नोबल लेडी बन चुकी थी, और साथ ही साथ जो फ्रेडी था, ठीक है, मैंने बताया था ना ये अट्रैक्ट हो रहा था एलिजा की तरफ, तो वो इसे लव लेटर्स भी लिखता था, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं अब उसी से शादी करूँगी। इस पर हिगिंस कहता है कि मैंने तुम पर इतना काम किया, तुम्हें एक नोबल लेडी बनाया, और तुम फिर उस फ्रेडी के पास जाना चाहती हो। तुम्हारी तो शादी किसी भी बहुत अच्छे लड़के से हो सकती है, और तुम एक नोबल लेडी हो तो किसी नोबल लड़के से शादी करोगी ना। तुम उस फ्रेडी से शादी करना चाहती हो, तुम्हारी सोच आज भी वैसे ही घटिया है। तो यहीं पर इस प्ले का एंड हो जाता है। इस प्ले की लास्ट में ये क्लियर नहीं होता है कि एलिजा आगे क्या करेगी, क्या वो हिगिंस से शादी करेगी या फिर वो फ्रेडी के पास जाएगी। ये क्वेश्चन भी था, और ऑथर ये सजेस्ट भी करना चाहते हैं कि किसी को भी आप नोबल लेडी बना सकते हो, किसी को भी नोबल बना सकते हो, उसका बाहर का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, उसके बोलने का तरीका चेंज कर सकते हो, बट अंदर से जो व्यक्ति को जो पसंद है वो वही बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं स्टोरी का ये थीम था। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।